नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है। इधर जम्मू कश्मीर हरियाणा में चुनाव खत्म हुए, वोटिंग खत्म हुई है कि दूसरी तरफ अब महाराष्ट्र के लिए माहौल गर्माता जा रहा है। सियासी रूप से अगर आप देखिए तो एक तरफ महाविकास अघाड़ी तो सामने महायुति। लेकिन मुद्दा क्या है? क्योंकि जिस दिन हरियाणा में वोटिंग हो रही है उस दिन अगर प्रधानमंत्री एक बार फिर से बात करते हैं और कहते हैं कि बांटने वाले जश्न मनाएंगे अगर हम बट जाते हैं तो, यानी जाति आधारित राजनीति पर उनकी ये चोट थी। कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने हमला बोला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस की हमेशा से ये नीति रही है कि समाज को बांटो और फिर सत्ता पर काबिज हो। प्रधानमंत्री के इस हमले के बाद कांग्रेस पार्टी से भी जवाब आया है। आइए आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट, उसके बाद हम करेंगे चर्चा। महाराष्ट्र में साल के आखिर में विधानसभा का चुनाव है। अभी से यलगार है, जीत की हुंकार है। प्रधानमंत्री ने बीजेपी के प्रचार की कमान अभी से संभाल ली है, जिसका सबूत दिखा उनके महाराष्ट्र दौरे पर, जहां उन्होंने ठाणे के अपने संबोधन में चुनावी जंग में एक नई लकीर खींच दी। खुलकर कांग्रेस पर हमला बोला, समाज को बांटने का आरोप लगाया, अतीत से सावधान किया। कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री अपने वोट बैंक को संजो कर रखना चाहते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी के साथ नए साथी हैं, लिहाजा चुनौती भी ज्यादा है। बटेंगे तो कटेंगे। हालांकि मोदी से पहले हरियाणा के चुनाव प्रचार में और उत्तर प्रदेश में सीएम योगी बटने कटने की बात कह चुके हैं। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। पीएम मोदी के ठाणे में बयान को लेकर जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र में जुबानी पलटवार तेज है। मुंबई में नाना पटोले से लेकर दिल्ली में कांग्रेसी प्रवक्ताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। वो कभी सच बोले हैं नरेंद्र मोदी जी देश की जनता से? जब से प्रधानमंत्री बोले, एक लाइन बताइए आज तक की, जिन्हें वो जो देश में बोलते हैं, एक सच की लाइन उनकी बताइए। डिवाइड तो खुद ही करते हैं, जो वो करते हैं वो दूसरे पे लांछन लगाते हैं। वो नरेंद्र मोदी जी का स्टाइल है। तो इसलिए बहुत कांग्रेस तो उनके लिए कांग्रेस को गाली देना, गांधी और नेहरू परिवार को गाली देना, उसी से अपनी राजनीति करना। जो आदमी कपड़ों के आधार पे, भाषा के आधार पे, खान पान के आधार पे लोगों को बांटता हो, उसकी पूरी राजनीति लोगों को और समाज को बांटने और विवाद पैदा करने में हुई हो, उससे मुंह से ऐसी बातें सुनकर हैरानी होती है। प्रधानमंत्री को कहिए पहले अपनी राजनीति ठीक करें, फिर ये देश सुधर सकता है। आपकी राजनीति की वजह से आज देश की स्थिति है। अभी ठाणे में पीएम मोदी के बटेंगे वाले बयान पर सियासी जंग तेज हो ही रही थी कि राजस्थान के बारां में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इस घमासान में मानो तड़का लगा दिया। मोहन भागवत ने एक कदम आगे बढ़ते हुए भारत को हिंदू राष्ट्र कहा और संदेश दिया कि भाषा, जाति, धर्म के भेद भुलाकर हिंदू समाज को एकजुट होना ही होगा। हम भारत माता के पुत्र हैं और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे। लेकिन भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। समाज में सबके मन में एक दूसरे के प्रति सद्भावना, आत्मीयता चाहिए। ये वातावरण उत्पन्न करना पड़ता है, वैसा व्यवहार होना चाहिए। महाराष्ट्र चुनाव बीजेपी के लिए किसी लिटमस टेस्ट से कम नहीं है। उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और शरद पवार की आक्रमणकारी राजनीति का जवाब देने के लिए बीजेपी को भी बराबर के मजबूत हथियार की जरूरत है। शायद यही वजह है कि बीजेपी अपने पुराने और परखे हुए हिंदुत्व वाले फॉर्मूले को और दुरुस्त करना चाहती है। 12 से रामप्रसाद मेहता के साथ दीपेश, मुंबई, आज तक।
तो इस पूरी रिपोर्ट में महाराष्ट्र की गर्माती सियासत पर आपने ये रिपोर्ट देख ली। अब महाराष्ट्र के लिए स्विच ऑन हो गया है पॉलिटिक्स का, इलेक्शंस का, जब से हरियाणा और जम्मू कश्मीर में खत्म हुआ, ऐसा साफ प्रतीत होता है। आपको सीधे लिए चलते हैं। प्रेम शुक्ला जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो लौंडे पाटिल साहब प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, आनंद दुबे जी प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी गुट के, सुसी बहन शाह हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुसी जी प्रवक्ता है शिवसेना शिंदे गुट की, और दो खास मेहमान आशुतोष जी वरिष्ठ पत्रकार पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रोफेसर संगीत रागी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए। प्रेम शुक्ला जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना कि अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले जश्न मनाएंगे, क्या आशय है उनका? क्या वो कास्ट पॉलिटिक्स, कास्ट सेंसस, उसके इर्द गिर्द हमला कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर? देखिए, इस देश को बांटकर ही अंग्रेजों ने जो अपनी महफिल सजाई थी और 150 वर्षों तक जो है इस देश पर राज किया। इस देश को बांटकर ही काले अंग्रेजों ने 70 वर्षों तक शासन किया। तुष्टीकरण की राजनीति के पहले जो है धर्म के आधार पर बांटना, फिर जो है शिया सुन्नी बांट देना, फिर वहाबी शिया सुन्नी, फिर तमाम तरह की, उस तरह से हिंदुओं में जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, जाट, गुर्जर, वैश्य, अनुसूचित जातियों के विभिन्न जातियां, तो लगातार बांटने का काम करके लोग तुष्टीकरण की राजनीति करके लोगों ने जो अपनी सत्ता की महफिलें सजाई। इस देश को एक सूत्र में बांधकर सत्ता का जनादेश प्राप्त करने का कार्य अगर किसी ने किया तो आदरणीय मोदी जी ने किया, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास का सूत्र वो हमेशा लगाते रहे, उसी के आधार पर शासन भी किया। अब जो लोग इस देश को बांटने का पहले से प्रयास करते रहे हैं, वो फिर से इस देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। वो यहां आएंगे तो कहेंगे संविधान खतरे में है, अमेरिका की धरती पर जाएंगे तो कहेंगे आरक्षण खत्म कर देंगे हम, हरियाणा जाएंगे तो एक भाषा बोलेंगे, केरल जाएंगे दूसरी भाषा बोलेंगे, कश्मीर जाएंगे तीसरी भाषा बोलेंगे, कश्मीर में कह देंगे सारे जो हैं वो उत्तर भारत के अन्य प्रदेशों के लोग बाहरी हैं, वो वायनाड में भीतरी हो जाएंगे। तो इस तरह से जाति के आधार पर, पंथ के आधार पर, भाषा के आधार पर, मजहब के आधार पर लगातार बांटने का काम किसने किया? मराठी गैर मराठी भेद कौन खड़ा करता था? आज जब हम जो है मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा देते हैं, बांग्ला को अभिजात भाषा का दर्जा देते हैं, लेकिन बांग्ला गैर बांग्ला नहीं करते कि बिहारी है वो बंगाल में आकर जो है बंगाल को खराब कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जो है मराठियों के अलावा गैर मराठी जो आ रहे हैं वो महाराष्ट्र को नष्ट कर रहे हैं। ये बातें भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, ये बातें कौन करता रहा है? अंजना जी आप उनको भली भांति जानती है, इंडिया अलायंस के तमाम घटक दल करते रहे हैं। ठीक है, स्वयं जो है कांग्रेस इसी तरह की राजनीति करती रही है। अतुल जी इसका जवाब दीजिए। और साथ ही संविधान सम्मान सम्मेलन, ये कब तक चलेगा? ये संविधान को बचाना है, संविधान खतरे में है, क्योंकि जनता ने तो एनडीए की सरकार फिर से बना दी है। हाँ, बीजेपी को 240 ही सीटें मिली, लेकिन एनडीए को तो फिर से जनादेश दिया है। देखिए अंजना जी, प्रेम शुक्ला जी इतिहास को दोहरा रहे थे, कौन काले अंग्रेज है, कौन श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग जिन्ना के साथ सरकार में बैठे थे, कौन सावरकर जो है वो हिंदू सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना के खिलाफ लड़ने के लिए देश के नागरिकों को, देश के जवानों को ब्रिटिश आर्मी में भर्ती होने के लिए कह रहे थे, कौन 1998 तक जिन्ना के पोते से, जिन्ना के बेटी से पैसे लेकर पार्टी चला रहा था। ये सारी बातें जो है वो देश के सामने है, और किसने इस देश का बंटवारा किया ये पूरे देश को पता है, और खून से लथपथ इस देश की आजादी को किसने इकट्ठा करके खड़ा कर दिया ये भी सारे देश की जनता को पता चल चुका है अब तक। अब कुछ चलने वाला नहीं, झूठ चल नहीं रहा है, इसलिए परिणाम जो है वो सबके सामने है। अब रही बात संविधान सम्मेलन की, वो पार्टी बड़ी बड़ी बातें कर रही है जिसने जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन काला दिन मनाया। वो पार्टी हमें तिरंगा सिखा रही है जिसमें तिरंगे में लपेट कर हम स्वाधीनता संग्राम में भी गए और उसके बाद में भी गए। तो उन्होंने इसे अशुभ कह दिया था, और ऑर्गेनाइजर और पंचजन्य में सबने देखा है और लगातार इसका विरोध जो है करते आए हैं। अभी अमित शाह जी ने तेलंगाना में ये कहा कि SC ST OBC का असंवैधानिक आरक्षण जो है हम हटा देंगे। लल्लू सिंह कौन है, ज्योति मिर्धा कौन है, अनंत हेगड़े कौन है, ये सारे अरुण गोविल कौन है, ये सारे लोगों ने पूरे चुनाव के दौरान कि हमें 400 क्यों चाहिए, हमें 400 इस देश का संविधान बदलना है इसलिए चाहिए। लैटरल एंट्री किसने लाई? काले कानून देश के संविधान के तहत
चलनी चाहिए थी संसद ना, 12 मिनट में पास कर दिए गए और 12 मिनट में वापस लिए गए। 725 किसानों की जान गई है उस कानून के लिए जो हक था किसानों का। किसने एमएसपी का वायदा किया था? संसद ने किया था ना वायदा। संसद को क्या बना के रखा है इन्होंने? अब तक वो कमेटी बनाई नहीं है, एमएसपी कानून दी नहीं है। ये सारी बातें जो है राहुल जी जनता में रखते हैं। संविधान खतरे में बिल्कुल है। ये लोग जब तक है, ये संविधान के लिए खतरा है, ये देश जानता है। और सबसे अहम बात मुझे आज बुरा इस बात का लगा अंजना जी, आज कम से कम छोड़ देते। आज उस छत्रपति शाहू महाराज जिन्होंने इस देश में 1902 में सबसे पहले आरक्षण दिया, जिसका अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम अमेरिका ने भी एक्सेप्ट किया है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में इसे लाने के बाद, उनके वंशज शाहू महाराज उनके वहां उन्होंने वो प्रोग्राम लिया था और उसके ऊपर ये उंगली उठा रहे हैं। तो इनकी पांचों उंगलियां इनके तरफ ही है। बंटवारा इन्होंने किया, संविधान का अपमान इन्होंने किया, तिरंगे का अपमान इन्होंने किया है। इनके हेडक्वार्टर पर मैं जहां नागपुर में रहता हूं 52 साल तक तिरंगा लगानी है। कुछ हमारे कार्यकर्ता लगाने गए थे, उनके ऊपर केस आज भी चल रहा है। चलिए आशुतोष जी, अब आप इस मैदान में आइए, क्योंकि देखिए पीएम ने जो कहा है, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कास्ट सेंसस। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने एक वक्त पर आरक्षण के मुद्दे पर मंडल कमीशन की सिफारिशों को लेकर अलग राय रखी थी। आज वो कास्ट सेंसस, आरक्षण, इन तमाम मुद्दों पर क्या जातिवाद की पॉलिटिक्स के लिए आगे नहीं बढ़ रहे? क्योंकि उनको भी पता चल चुका है हिंदुत्व चलेगा तो बीजेपी को वाह वाह, अगर कास्ट के आधार पर फॉल्ट लाइंस को विपक्ष सामने रख पाएगा, वोट बटेगा तो विपक्ष की जीत होगी। ये तो मतलब कोई भी एनालिस्ट आपको समझाएगा। तो क्या ये जो स्ट्रैटेजी है उसके खिलाफ पीएम का हमला ठीक नहीं है? देखिए, प्रधानमंत्री जाहिर सी बात है वो अपनी पार्टी की बात करेंगे और वो विपक्ष पर हमला करेंगे, विपक्ष को जातियों के आधार पर बांटने की बात करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, उनको महाराष्ट्र के अंदर चुनाव जीतना है। लेकिन जो लोग जाति की बात करते हैं, जो जातिवाद के बारे में बात करते हैं, मुझे कहना है कि इस देश के अंदर खुलकर जातिवाद होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये जो पर्दे के पीछे सारी राजनीतिक पार्टियां एक हिपोक्रेटिक स्टैंड लेके चलती हैं, सारा ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होगी जहां जाति के आधार पर टिकटों का बंटवारा नहीं होता। कोई भी पार्टी अगर ये कहती तो झूठ बोलती, कोई भी नेता कहता तो झूठ बोलता। इसलिए जब आज ओबीसी के बारे में बातचीत होगी, जब दलितों के बारे में बातचीत होगी, जब आदिवासियों के बारे में बातचीत होगी, तो इसके बारे में कास्ट सेंसस क्यों नहीं होना चाहिए। और मैं तो साफ तौर पर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कास्ट सेंसस कराना चाहिए। क्यों भाग रही हो? अगर उनको अपनी उपलब्धियों पर गर्व है, अगर सरकार को अपनी उपलब्धियों पर भरोसा है तो कराना चाहिए। लेकिन हैरानी की बात, ये कास्ट सेंसस तो छोड़ दीजिए, सेंसस तक अभी नहीं हो पा रहा। 2024 हो गया, अभी तक नहीं पता सेंसस कब होगा। यह हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार है। मैं इस पर जवाब लूंगी उनसे, लेकिन आपने तो उसको बहुत करीब से देखा, क्योंकि आपको क्या ये बोला नहीं गया था कि अपना टाइटल, हम लोग जानते नहीं थे कि आशुतोष का टाइटल क्या है, लेकिन क्या ये पार्टी पर जैसे चुनावी मैदान में आप उतरे, फिर कहता हूं, आपको जाति बताने को कहा गया, आपने गुप्ता लगाया। फिर मैं कहता हूं, एक अफवाह फैला के जरूर मेरे खिलाफ बातचीत मैं पूछ रही हूं, इसलिए मौका अब ये आज इस वक्त का जवाब देने का मौका नहीं है कि मैं क्या सफाई नहीं। किसी दिन मैं आपको सारे सर्टिफिकेट दिखाऊंगा, फिर आपको समझ में। दूसरी बात क्या, मैं अपनी बात भी करता हूं कि मुझे अगर कहीं से चुनाव लड़ाया गया तो पार्टी ने सोचा कि भाई इस इलाके के अंदर इस जाति के लोग ज्यादा होंगे, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। और जो पार्टी ये कहती है कि वो जातिवादी राजनीति नहीं करती, वो सिर्फ झूठ बोलती है, उनसे कहिए वो गंगा में खड़े होकर यह बात कर दे, या गीता पे हाथ रख के बात कर दे, कुरान पे हाथ रख के कर दे, बाइबल हाथ रख के। कोई पार्टी, हर पार्टी करती, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे बिना कास्ट कॉम्बिनेशन के कोई पॉलिटिक्स इस देश के अंदर कर ही नहीं सकता। तो उसकी जड़ें कहां पर हैं? वोटर के मन में? नहीं, वोटर के मन में नहीं है। ये जातिवाद, हमारा समाज जातिवादी है। आप सुबह उठिए, कोई भी अखबार मैट्रिमोनियल उठा के देख लीजिए, हम अपने बेटे बेटियों की शादी करते तो अपनी जाति में खोजते, आपको इंसान नहीं दिखाई पड़ता, आपको जाति दिखाई पड़ती। अगर है हिम्मत, मैट्रिमोनियल तो पूछिए ना, एकदम फेयर, ब्यूटीफुल, फला चिला, फिर जात जरूर आता है। वो रेसिस्ट कलर, हर चीज, मैं ये कहता हूं जब समाज जाति के आधार पर बटा हुआ है, अगर हमारे घर की लड़की अगर किसी दूसरे जाति के लड़के से अगर प्रेम कर लेती है तो रोज खबरें आती हैं, या तो उसके साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाता है। लेकिन आप खुल के, फिर आपने पहली लाइन क्यों कही, ये मैं नहीं समझ पाई। आपने कहा पार्टियों को खुलकर जातिवाद करना चाहिए, मतलब खुलकर करना चाहिए। ये छुपके क्यों करते हैं, झूठ क्यों बोलते कैमरे के ऊपर आके? प्रेम शुक्ला जी, ये सीधा आपके लिए है, उसके बाद मैं सारी राजनीतिक पार्टी में प्रेम शुक्ला के बारे में बात मैं सारी राजनीतिक पार्टी को लेकर रहा हूँ। सारी राजनीतिक पार्टी, सारी राजनीतिक पार्टियां, कोई ऐसी पार्टी इस देश के अंदर नहीं है, यहां तक कि लेफ्ट पार्टियां भी, वो सब जाति के आधार पर ही कैंडिडेट। मिस्टर शुक्ला, देखिए, हम तो जातियों की राजनीति खुलकर करते हैं, जातियों को जोड़ने की राजनीति करते हैं, जातियों को एक दूसरे से लड़ाने की राजनीति नहीं करते हैं।
हम तो अंत्योदय की बात करते हैं, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को जो है ऊपर लाने की बात करते हैं। हम पिछड़ा आयोग को जो है जब संवैधानिक दर्जा देते हैं तो पिछड़ों को अधिकार देने की बात करते हैं। हम जब मंडल आयोग का 84-89 में समर्थन कर रहे थे तो हम पिछड़ों को न्याय देने की बात कर रहे थे, लेकिन जो जाति के आधार पर आरक्षण का विरोध कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो मंडल आयोग की सिफारिशों को दबाकर बैठी थी श्रीमती इंदिरा गांधी, मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद जो उसको बंटवारे वाला शस्त्र बता रहे थे श्रीमान राजीव गांधी, आज उनका परिवार जिस तरह जिसकी आज जात सिर्फ पूछ ली गई, संसद में श्रीमान राहुल गांधी की जात पूछना इंडिया अलायंस की दृष्टि में अपराध हो गया था। तो जो अपनी जाति बताने को तैयार नहीं है, और ये कृपा करके बता देना जाति जनगणना बंद किसने कराई? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कराई, क्यों बंद कराई उसका भी उत्तर दे दे। श्रीमती इंदिरा गांधी ने चालू क्यों नहीं कराई? राजीव गांधी ने चालू क्यों नहीं कराई? और जब 2011 में आपने जातिवाद जनगणना कर ली तो आपने उसके आंकड़े सार्वजनिक क्यों नहीं किए? आप क्यों नहीं? हम तो जनगणना कराएंगे तो कराएंगे ना। हमने आदरणीय अमित शाह जी ने स्पष्टता से कहा है, आदरणीय अमित शाह जी जो गृह मंत्री है और जो जनगणना कराना जिस मंत्रालय के कार्यक्षेत्र में आता है, उन्होंने कहा हमें जाति जनगणना पर कोई आपत्ति ही नहीं है। हाँ, लेकिन उसको सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जाति जनगणना कराई और 46 लाख से अधिक जाति, उपजाति, गोत्र निकले और आज तक बांटी नहीं। अब 46 लाख जातियों में 542 सीटें, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, कैसे बांटेंगे? आशुतोष जी गणित के विशेषज्ञ हैं, यही बांट दें। नहीं, मैं बांट के दिखाया कहता हूं कि 542 सीटों को 46 लाख से अधिक जातियों में कैसे बांटा जाएगा? स्पष्ट तौर पे कहें कि इनकी सरकार कब जनगणना कराएगी। ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा, हर 10 साल बाद जनगणना होती थी। चलिए मैं मान लेता हूं महामारी का दौर था, जनगणना नहीं कराई। अब तो महामारी खत्म हुई 4 साल हो गए, अब कब जनगणना होगी भाई? आप बताइए ना। 2024 हो गए, 2025 कराएंगे, 2026 कराएंगे, 2027 कब कराएंगे जनगणना? उसी का जवाब दे रहे हैं। बस 2 लाइन में दीजिए मुझे, अब दुबे जी के पास जाना है। एकदम चिंता ना करें, ठीक है। आपकी जनगणना निश्चित कराएंगे। आशुतोष जी आप अपनी जाति अगर छिपाना भी चाहें तो भी अधिकार आपको दे देंगे, बताना चाहें वो अधिकार भी आपको दे देंगे। अतुल लौंडे पाटिल साहब हाथ उठा रहे थे, एक बार दिखा दीजिए उनको, जल्दी से उसको जवाब दे दें। ऐसा है कि बार बार मंडल आयोग को लेकर इतना बड़ा बड़ा झूठ परोसा जाता है, उसको मैं उसकी पोल खोलना चाहता हूं। मंडल जी ने खुद लिखा है प्रीफेस में कि मंडल आयोग के बाद जब इंदिरा जी की सरकार आई तो उन्होंने प्रीफेस में लिखा है मंडल आयोग के कि इंदिरा जी ने मुझे अगर मदद नहीं की होती पूरी तरह से फाइनेंशियली और मेरे सपोर्ट नहीं किया होता तो मैं ये रिपोर्ट पूरी नहीं कर पाता। और जहां तक राजीव जी की बात है तो राजीव जी ने कहा कि हमारे पास लिटरेसी होना जरूरी है, नहीं तो कुछ लोग जो है कुछ ही लोगों को फायदा होगा, ज्यादा लोगों को फायदा नहीं होगा। और उसके बाद 92 में उसका इंप्लीमेंटेशन करने वाले कांग्रेस पार्टी ही थी और ईडब्ल्यूएस का 10% का कोटा का जो ऑर्डर है वो भी कांग्रेस ने निकाला था, लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने उसे मना कर दिया था। बाद में इंदिरा साहनी केस का जो है वो सारा लेखा जोखा है वो सबके सामने आया है। 2011 में ये जनगणना हो चुकी है, 2015 में इसके सारा डेटा आ चुका है, लेकिन झूठ बोला जा रहा है इतनी जातियां, 46 लाख जातियां है। मजाक कर रहे हो जनता के साथ? क्या देश का 5000 साल का इतिहास पता नहीं है? 46 लाख जातियां। अरे भाई कुछ भी मैं बीच में बोला नहीं, मैंने बीच में बोला, बारी बारी पढ़ लिख कराया करिए। शुक्ला जी पढ़ लिख कराइए, मैं जो दावा कर रहा हूँ वो निश्चित सही दावा है, पढ़ा लिखा हूँ, वेरीफाई कर ले। शुक्ला जी वेरीफाई कर ले अंजना जी। हाँ ठीक है, वेरीफाई कर ले आप। हाँ वेरीफाई कर लेंगे। मंडल आयोग ने 3242 जो है वो ओबीसी जातियां बताई थी। अभी एक बात बताइए, इस देश में 70 साल में अगर कोई प्रधानमंत्री, पहला प्रधानमंत्री जिसने अपनी जाति बताकर मतदान मांगा होगा तो उनका नाम है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। किसने कभी किसी प्रधानमंत्री ने जाति बताई नहीं है और जाति को बताकर वोट लिया नहीं है। तो ये जो चुनाव के लिए जो फायदे उठाना है धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, ये मेरे पास तो ये भी वीडियो है नरेंद्र मोदी जी। अरे ये तो तुरुप का पत्ता है, हिंदू धर्म का नाम, हिंदू कोई धर्म है नहीं, इसे तो चुनाव के लिए हम तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करते हैं। इसका भी वीडियो है हमारे पास, उन्होंने कहा हुआ स्टेटमेंट। तो ये इस्तेमाल करते हैं और ये सारा पब्लिक डोमेन में है, ऐसा नहीं है कि पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है वो स्पष्ट तरीके से सामने है। कोरोना 2022 के अंत तक सब तरफ से खत्म हो गया था, 2 साल हो गए हैं, इन्होंने जनगणना जो है वो की नहीं है, ये सब लोगों के सामने है। और क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी सामने आएगी, बड़े पैमाने पर इन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसका झूठ सामने आएगा, इसलिए जल्दी से जल्दी जनगणना करना नहीं चाहते, ये स्पष्ट तरीके से सामने है। चलिए ठीक है, आनंद दुबे जी, एक बार आनंद दुबे जी को दिखाइए। आनंद दुबे जी, एक वक्त पर आप लोग भी कांग्रेस पार्टी की मुखालफत कई वजहों से करते थे, शिवसेना, मैं बाला साहब की बात कर रही हूं, वहां से लेकर आज तक आते आते बहुत पानी बह चुका है। लेकिन सवाल यह है कि जातिवाद की पॉलिटिक्स को और उकसाना क्या एकमात्र काट विपक्ष के पास बचा है?
बीजेपी की हिंदुत्व पॉलिटिक्स के सामने? अंजना जी नमस्ते। नमस्ते। आपको भी पता होगा, दर्शकों के लिए भी बता देता हूं, शिवसेना का आगे का लिखा हुआ शब्द यही होता है कि शिवसेना जात पात मानती नहीं है। हजारों उदाहरण है, इसके सबूत है। मुंबई कर के लोग, महाराष्ट्र के लोग जो शिवसेना को समझते हैं, बाला साहब ठाकरे जी को जानते हैं, उद्धव जी को जानते हैं, उन्हें पता है कि शिवसेना जात पात में विश्वास नहीं रखती। अब आता हूं मेन टॉपिक पे। पिछले कुछ दिनों के इतिहास की अगर बात करें तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी बार बार मुंबई महाराष्ट्र के दौरे पर आ रहे हैं, किसी सरकारी कार्यक्रम के बहाने, किसी राजनीतिक कार्यक्रम के बहाने। उनके आने के पीछे का कारण ही यही है कि जैसे हरियाणा और जम्मू कश्मीर में सुपड़ा साफ हो रहा है, वैसे महाराष्ट्र में भी सुपड़ा साफ होता उन्हें दिख रहा है। इसीलिए बार बार आकर कभी लोकार्पण के माध्यम से, कहीं सड़क बननी है 20 किलोमीटर की और लोकार्पण हो रहा है 2 किलोमीटर, कहीं मेट्रो बननी है 50 किलोमीटर की, लोकार्पण होना है 1 किलोमीटर। तो ये जो जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी भाषण दे रहे हैं, आचार संहिता का आता पता नहीं है, चुनावी मोड में प्रधानमंत्री जी आ गए। ये वही प्रधानमंत्री जी हैं जो कभी कहते थे सबका साथ सबका विकास, और अब आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के सुर में सुर मिलाकर कह रहे हैं कि देखो भैया, अगर बटोगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। अरे भाई, ऑलरेडी आपने लोगों को बांट दिया है। न हिंदू आपके साथ हैं, न मुसलमान आपके साथ हैं, न सिख आपके साथ हैं, न ईसाई आपके साथ हैं। हम कोई बंटना नहीं चाहता। राहुल गांधी जी तो बार बार कहते हैं कि आपके इस नफरत के बाजार के बीच में एक छोटी सी मोहब्बत की दुकान लेकर बीच बीच में इसीलिए आता हूं। पहले उद्धव जी का कोई कोट बोल दीजिए, फिर राहुल जी का बोलिएगा। आप लोग राहुल जी को ज्यादा कोट करते हैं। आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब भी वही बोल रहे हैं। उद्धव ठाकरे साहब यही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब, कितनी भी माथापच्ची कर लीजिए, कितना भी जुगाड़ कर लीजिए, कितनी भी लोक लुभावने वादे और जुमलेबाजी कर लीजिए, आपको महाविकास आघाड़ी के सामने हारना होगा। ये तय हो चुका है। और प्रधानमंत्री जी का कद बहुत बड़ा होता है, वो 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री होते हैं। महाराष्ट्र में उनकी महायुति के नेतृत्व की सरकार है, वो 13 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री भी हैं। लेकिन आज उनके जितने भाषण हुए, चाहे कोल्हापुर, चाहे महाराष्ट्र के दूसरे क्षेत्रों में, चाहे ठाणे में, चाहे मुंबई में, हर जगह केवल एक ही शब्द कि मैं सिर्फ बीजेपी का प्रधानमंत्री हूं, हम सिर्फ बीजेपी के लिए काम करने आए हैं। ये महाराष्ट्र की जनता ने नकार दिया है। इनके सारे बातें, इनके जुमले, इनके वादे, किसी का कोई असर होने वाला नहीं है। तो अब ये जातियों में लोगों को बांटने आए हैं। धर्म, देखिए, मराठा आरक्षण चालू है, ओबीसी आरक्षण चालू है, दलित इनके साथ नहीं है, आदिवासी इनके साथ नहीं है, वंचित इनके साथ नहीं है। तो इनके साथ है कौन? इनके साथ केवल भाजपा के कुछ कार्यकर्ता है, लाखों में। क्या वही पूरे महाराष्ट्र के चुनाव को जिताएंगे? महाराष्ट्र की जनता ने इनको नकार दिया। ठीक है, जवाब लेते हैं दुबे जी। बड़े चुनाव, लोकसभा कितने बड़े चुनाव में यदि हारे हैं तो विधानसभा में सुपड़ा साफ कैसे नहीं होगा? ठीक है, सुजी बेन शाह एक बार बोलना चाह रही है, लेकिन उससे पहले संगीत रागी। अंजना जी, मैं बस 3 बातें बोलना चाहता हूँ। संविधान के प्रियम्बल को सबसे पहले बर्बाद किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। और इसको मैं फ्रॉड कहता हूँ। 42वां संशोधन किया, लेकिन डेट कौन सा है? अभी भी संविधान में जो 26 जनवरी 1950 का है, वही डेट आज भी कंटिन्यू कर रहा है। यदि आपने परिवर्तन किया था तो कम से कम डेट भी चेंज कर देते। लेकिन ये फ्रॉड जो है वो कांग्रेस पार्टी ने कर रखा है। सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को अपने राजनीतिक लाभ के लिए अमेंडमेंट किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। दूसरी बात कहते हैं, जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो लोकसभा का चुनाव आया है उसमें वोट जिहाद साफ साफ दिखता है। मुसलमानों के लिए भी गरीबी थी, मुसलमानों के लिए भी अनएम्प्लॉयमेंट था, मुसलमानों के लिए भी अशिक्षा थी, लेकिन वो अशिक्षा वगैरह उनके लिए कोई मायने नहीं रखा है। वो वोट किस पर दिए हैं? उन्होंने दीन के नाम पर वोट किया है, इस्लाम के नाम पर वोट किया है। तीसरी बात, लेबनान एक हमारे पास सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। 1926 में पहली बार लेबनान के जब सरकार बनी थी तो यही था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बाद में 1948 के बाद लेबनान में इसी कंटिन्यूटी में किया गया। आज लेबनान किस रास्ते पर है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी मेरे मित्र आशुतोष कह रहे हैं कि जातियों के आधार पर बांट दें। जिस दिन जातियों के आधार पर ये समाज बटेगा, जिस समाज को इतना खड़ा करके लाया गया था, ये एक नहीं, हजारों जातियां यहाँ पर गृह युद्ध हिंदुओं के बीच आपस में, यही इनकी तैयारी है। मुझे तो लगता है कि नहीं, 10 सेकंड बहुत, मुझे लगता है कि जातीय जनगणना और उसके बाद जो ये बात है,
राहुल गांधी किसी विदेशी एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। कोई न कोई है जो बाहरी ताकत है जो इस देश को इस हिस्से पे बांट देना चाहती है। अब पता नहीं कौन सी ताकतें इनके पीछे काम कर रही है, लेकिन मेरा ये आरोप है और बहुत गंभीर आरोप है। ऐसा सा बोला है, 3 लोग हाथ उठा रहे। जल्दी से आशुतोष, आ रही हूं। मैं तो एक ही बात कहता हूं, इस देश के अंदर जब भी ओबीसी और दलित तबका जब अपने सोशल जस्टिस की बात करता है, सामाजिक न्याय की बात करता है, हजारों साल तक उसके साथ जो अत्याचार किया गया, वो कौन लोग थे जो यदुवंश के साथ कौन लोग अत्याचार हुआ है? बताइए मुझे, यादवों के साथ अत्याचार हुआ है? क्या बकवास करते हैं? यादवों के साथ अत्याचार हुआ है? तो डोमिनेट कास्ट का है। सुनिए, अब मोहन भागवत को कहिए। मोहन भागवत ने क्या कहा? हम किसी के मोहन भागवत ने क्या कहा? उन्होंने कहा 2000 साल यादव इनको अत्याचारी, जब आप सामाजिक न्याय के बारे में बात करेंगे, यादव अत्याचार के बारे में बात करेंगे तो जातिवादी बता दिया जाएगा। क्या आप तोड़ने की बात करेंगे? मैं तो नहीं जानता आपकी जाति क्या है। कैसे पढ़े लिखे? मैं तो नहीं जानता आपकी जाति कैसे है, लेकिन आपको मेरी जाति पता है ना। आपने मेरी जाति को आपने बताया कि आपकी जाति क्या है, हम बताने नहीं जाते हमारी जाति। इसलिए मैं कहता हूं आप लोग दलित विरोधी हैं और ओबीसी विरोधी हैं। जिंदगी भर विरोध करते हैं, फिर विरोध करना चाहते हैं। यादव जो है वो दलित है। अरे क्या इनकी बुद्धि है? नहीं, बुद्धि आपकी है, क्योंकि आप अपना वर्चस्व नहीं छोड़ना चाहते। नहीं कह सकते 2000 साल का आपका वर्चस्व आप नहीं छोड़ना चाहते। बाल बुद्धि मैं तो यूज नहीं कर सकता है। अरे कहां से हो सकता है यादव? जो डोमिनेंट कास्ट है वो कहां से हो सकता है? मैं तो यादव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो यादव की बात आप कर रहे हो। तो वही जिक्र आप कर रहे हो, मैंने वही किया। अरे वो जो 2000 साल से लोग न्याय नहीं दिला रहे थे, यदुवंश भगवान कृष्ण का सुनिए ना आप। वो दलित सुजी बेंशा मोहन भागवत नमस्कार, आ रही हूँ तुझे एक बार उनको बोलने दीजिए, वो अभी तक एक बार भी नहीं बोल पाई है। कि कर्नाटका में कास्ट सेंसस हुआ है, अभी तक रिलीज नहीं हो पाया है। मेरे भाई आनंद दुबे जी बता रहे थे कि भाई हम तो कास्ट में बिल्कुल मानते नहीं हैं, हर प्रकार के हर तबके के लोग हमें वोट करते हैं। शायद भूल गए कि वो जीत पाए, उनको वोट मिला सिर्फ एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी की वजह से। भूलना नहीं चाहिए, उनके जो कोर वोटर थे मराठी और हिंदू, बिल्कुल वोट नहीं किया है। लेकिन हाँ, अभी उनको एहसास है कि अभी जो वो इलेक्शन में खड़े रहे तो उनको सीएम पद भी नहीं मिलने वाला है, न मिलने वाला है ज्यादा सीटें, इसलिए दिल्ली भर घूम रहे हैं कि हमें सीएम बना दीजिए। इट्स काइंड ऑफ अ बेगिंग बोल। वो छोड़े, अभी हम महाराष्ट्र की बात करें, शिवसेना की बात करें। हम बात करना चाहते हैं विकास पर। आज भी जब नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने 33,000 करोड़ वर्थ के प्रोजेक्ट एमएमआर रीजन के लिए किए। मुंबई मेट्रो के बारे में बात कर रहे हैं, कितने साल से मुंबई मेट्रो चल रही है, काम किया यूबीटी ने, अगाड़ी सरकार ने डिले करने का। कभी बात हुई शेड बदली करो, कभी बात हुई आप कोर्स बदली करो। गति मिली जब हमारे सीएम सर एकनाथ राव जी शिंदे ने सीएम बने। आज जब नरेंद्र मोदी जी ने बात की, महिलाओं की बात की, किसान की बात की, किसान सम्मान निधि की बात की। आप मुझे ये बताएं अतुल भाई, दैट आपके कर्नाटका में क्यों किसान निधि की सम्मान रोजगार बंद हो गया? तेलंगाना में जो आपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया था, बंद है। इट इज अ फैक्ट। मैं और त्यागी जी गलत नहीं बताते हैं। आप हर टाइम ये आप कॉन्स्टिट्यूशन बता के हर टाइम ये कहते रहेंगे कि हम ही सच है, वो गलत है। कर्नाटक में सर्वे किया, क्यों नहीं डेटा जारी किया? मैं एक सबसे अहम बात आज मैं तो दर्शकों से बात करूंगा और मैं उन झूठों से बात नहीं करूंगा जो हर रोज झूठ बोलते हैं नेशनल चैनल पर आकर। कौन पढ़ाई करने पर, वेदों को पढ़ने की कोशिश करने पर कान में किसके शीशा डाला जाता था? किसको जात के नाम पर शिक्षा, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार वंचित किया गया था? कौन थे वो लोग? उन्होंने आदिवासियों और दलितों को गांव में कदम रखने का इजाजत नहीं दिया था। और कदम रखना है तो पीछे झाड़ू और सामने मटकाने वाले कौन लोग? सुशी बहन अभी मैं बीच में बोलना नहीं था। ये सारे वही लोग हैं जो बीजेपी में है, ये सारे वही लोग हैं जो आरएसएस में है। और मैं झूठ बोलता नहीं हूँ। ये किसने किया था? भीमा कोरेगांव में अंग्रेजों से लड़ने की वजह क्या थी? वो मैं बात कर रहा हूँ। और आज भी ये बात होती है। नेता दलितों के यहाँ 5 स्टार होटल से ले जाकर खाना लेकर, ये बात गलत है। मेरा नेता राहुल गांधी आज के बस्ती में गया, उनके घर में दूध खाना बनाया और दूध खाना खाकर उनको सामाजिक अधिकार बराबर अतुल जी को बोलने दीजिए प्लीज। करते समय अपने उदाहरण से उन्होंने उदाहरण रखा, अपने लीडिंग बाय एग्जांपल उदाहरण से उदाहरण रखा। प्लीज सुशी जी रुक जाइए। अब रही बात सुशी जी, लेट हिम।
अब रही बात प्रियम्बल की, सोशलिस्ट और सोवरिन, ये सोशलिस्ट और सेकुलरिज्म, प्लीज मैम। 42वें संविधान संशोधन से सेकुलरिस्ट और सोशलिस्ट दो शब्द गए थे, सबको न्याय देने वाले। 1978 में इनकी सरकार आई थी, बाद में 44वां संशोधन उसको पूरा उलटफेर कर देने वाला था। क्यों नहीं किया? आप सबका साथ, सबका विश्वास, सबको लेके चलने की बात करते हो और सर्वधर्म समभाव को नहीं मानते हो। इस देश ने विभाजन धर्म के नाम पे देखा और इसके लिए ये लोग जिम्मेदार है, और इसीलिए सर्वधर्म समभाव आया है। ये पंथ निरपेक्ष शब्द की बात करते हैं, लेकिन आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक आप अगर पढ़ोगे और 29-30 को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि प्रेम शुक्ला जी, सम्मान देते हुए किसी का भी अपमान हो, सबका सम्मान हो। ये बात देखिए, पहली बात तो इनको जानकारी में ला दूं, मद्रास प्रेसिडेंसी की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, इनको एजुकेशन पर पढ़नी चाहिए। इस देश में जितने शिक्षालय थे उतना ये इनको होश नहीं होगा। हमारे यहाँ एजुकेशन जो है ना फ्लेक्सिबल हुआ करता था, मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक हुआ था, गांव तक पाठशालाएं हुआ करती थी, इनको पता ही नहीं है। और मद्रास प्रेसिडेंसी की रिपोर्ट में पढ़िएगा, वहां दलित और नॉन दलित के बीच में कोई विभाजन नहीं होता था। दूसरी बात, आपने 42वां संशोधन आपने तो पूरी इसकी आत्मा ही मार डाली। अरे सेकुलरिज्म को सुप्रीम कोर्ट पर मैंने आपसे बात नहीं किया है ना, अभी बोलने दीजिए मुझे। अभी आप चुप रहिए अभी। नहीं, मुझे परसों फैसला दिया कि हिंदुस्तान की जेलों के अंदर जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया भाई, और आप डिनाई कर रहे हैं। मैंने डिनाई कर रहे हैं, बात एजुकेशन पर चल रही है। अरे भाई, आप एजुकेशन में बोल रहे हैं। अभी तक आजादी के बाद अभी तक जेलों के अंदर, अरे तो ये पूछो ना, जो 54 साल तक इस देश पर राज किया, कांग्रेस से सवाल नहीं पूछते हो आप? अरे भाई, आप पूछो ना, जिसके प्रवक्ता बनकर क्या बैठे रहते, ये तो मानो ना कि डिस्क्रिमिनेशन होता है जाति के आधार पे। आप बताओ, कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की जेल में हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। भाई, मैं कह रहा हूं एजुकेशन की बात के बारे में उन्होंने डिस्टॉर्टेड ये किया कि कान में शीशे डाले जाते थे। अरे आपको मालूम है कौशिक ऋषि कौन थे? बाबा साहब ऋषि कौन थे? उन्होंने लिखा है कि कमर में झाड़ू लेके चलना पड़ता था। अरे भाई, मैं तो बाबा साहब बात कर रहा हूँ, रिश्तों की बात कर रहा हूँ। लेकिन आशुतोष जी, बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव लड़े तो क्या हुआ उनके साथ, ये भी बताइए। आज सुनते हैं। बात आपकी बिल्कुल सही है, ये भारत का दुर्भाग्य है। बाबा साहब अम्बेडकर जब चुनाव लड़े तो उनके साथ क्या हुआ, ये आपको आशुतोष जी बताएंगे। ये तो दुर्भाग्य है इस देश का। क्या हुआ? ये बिल्कुल ये दुर्भाग्य है। नहीं, मुझे नहीं पता है क्या हुआ। नहीं पता, आपके दर्शकों को पता है बात। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि जो और हिंदुस्तान की जनता ने, हिंदुस्तान के लोकतंत्र ने साबित कर दिया कि जिसको यहाँ चुनाव से हार गए, आज 70 साल बाद किसी की हिम्मत नहीं है जो बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांतों के खिलाफ बातचीत कर सके। यहां तक कि वो लोग जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के पुतले जलाए, और आरएसएस के लोगों ने पुतले जलाए थे उस वक्त, जनसंघ के लोगों ने पुतले जलाए थे 1952-53 में, जब हिंदू कोड बिल आया था तब आप ही लोगों ने पुतले जलाए थे। हिंदू कोड बिल के मसले पे बाबा साहब अंबेडकर को गालियां दी गई और उनके पुतले जलाए गए थे। आप ही लोगों ने किया, आप निकाल के देखिए। बाकी सब कहानी आप विस्तार से बताते हैं आशुतोष जी। मैं पुनः आपसे पूछती हूँ, जब बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव लड़े तो उनके साथ क्या हुआ था? आपको तो मालूम है, मुझसे क्यों पूछ रही हैं आप? नहीं, आप बता दीजिए। आप बाकी किसी झंडे जलाए सब बता। मैं कह रहा हूँ बाबा साहब अम्बेडकर ने तो ये भी कहा था कि एक मिनट भाग नहीं लिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो ये भी कहा था, सुन लीजिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने तो ये भी कहा था कि हिंदू राष्ट्र जो है ये इस देश के लिए सबसे खतरनाक चीज है और हर कीमत पर उसको रोकना चाहिए। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। जवाब नहीं देंगे, 3 बार मैंने उनसे पूछा। सरदार पटेल ने कहा था हिंदू राष्ट्र पागल बताइए जरा। तो बाबा साहब अम्बेडकर को आज हर राजनीतिक पार्टी पूजने के लिए तैयार है। क्यों? जिन लोगों ने हराया था वो लोग आज पूजने के लिए तैयार है। हम तो इसलिए पूज रहे हैं क्योंकि उन्होंने पार्शियली बोल दिया है। आशुतोष जी को इस बात पर बधाई कि कम से कम पार्शियली आपने कुछ बात बोली। जिन लोगों ने हराया वो भी आज पूजा कर रहे हैं, जिन लोगों ने। अरे अतुल जी, अब आप और प्रेम शुक्ला जी बचे। आनंद जी थोड़ा सा रुक जाए, प्रेम शुक्ला जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, लेकिन सवाल ये है कि धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण ही आपका एकमात्र हथियार है चुनावी। इस वजह से ही तमाम पार्टियों को यह सोचना पड़ता है कि अगर इस तरह का ध्रुवीकरण धर्म के आधार पर हो गया तब तो आप अनंत काल के लिए सत्ता में ही रहिएगा। तो वो अपने कास्ट अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं। सब चुनाव तो जीतने के लिए लड़ते हैं ना, समर्पण के लिए थोड़ी। नहीं, धर्म तो न्याय का जो है शस्त्र है, लेकिन मजहब के आधार पर ध्रुवीकरण कौन करता लोग जानते हैं। एक बात।
दूसरा जो यहाँ झूठ बोला गया, कृपा करके अतुल लोंढे पाटिल जी आप जान लीजिए, शूद्र वर्ण में जन्मे लोगों ने वेद ऋचाओं की रचना की है, तो उनके लिए उनके कान में जो शीशा डालने वाली अब ये कहानी है ना, ये झूठी है। ऐतरे ब्राह्मण, इतर ब्राह्मण ने रचा है, शूद्र वर्ण में जन्मे व्यक्ति ने रचा है। और हर ब्राह्मण जो है अपने अनुष्ठानों के बारे में जानकारी ऐतरे ब्राह्मण से ही लेता है। तो कृपा करके सनातन को समझ लीजिए, उसके बाद कुछ तरह की ओछी टिप्पणियां कीजिए। आप जिस तरह से सनातन को बदनाम करने की सुपारी राहुल गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इस काल तक किए हैं, और इससे बाज आइए कृपा करके। आप लगातार, जो आपकी हिम्मत है कि पैगंबर मोहम्मद के बारे में इस तरह की टिप्पणी कर दें, इस्लाम पे इस तरह की टिप्पणी कर दें, ईसाइयत पे इस तरह की टिप्पणी कर दें, लेकिन आप बारंबार जो है सनातन को बदनाम करने की सुपारी बजाना बंद कर दीजिए। आपको इस विषय पर जानकारी चाहिए, सप्रमाण जानकारियां लेकर किसी भी मंच पर बैठने के लिए हम तमाम लोग तैयार हैं, लेकिन झूठ बोलना बंद कर दीजिए। और आप कहते हैं जाति के आधार पर चुनाव में मोदी जी आए। 1929 में जब चुनाव नेहरू जी कांग्रेस का लड़े थे ना, जवाहरलाल नेहरू, तो मोतीलाल जी ने उनकी यज्ञोपवीत वाली तस्वीर जारी की थी, जरा ध्यान दीजिएगा। तो कौन ले आया जाति जो है, कौन अपना ब्राह्मण हुए बताया, और ब्राह्मण कौन क्यों कहा था ये भी जान लीजिए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के दूसरे धड़े में प्रचार किया था कि मोतीलाल नेहरू गौ मांस भक्षी हैं, इसलिए उनको यज्ञोपवीत वाली फोटो जारी करनी पड़ी। तो कृपा करके अपने इतिहास को ठीक से जान लीजिए। कांग्रेस के मंच पर किसी जमाने में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों के अधिवेशन हुआ करते थे संपन्न। अतुल जी, ध्यान से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये झूठ जो परोसते हैं ना, कितना ताकत से परोसते हैं। मेरे को ऐतरे ब्राह्मण, तैत्तरीय ब्राह्मण सब देखा है हमने। मैं अस्पृश्यों की बात कर रहा हूँ, और अस्पृश्य आपके ब्राह्मणिज्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है, उसके नीचे एक 8 उपनिषदों में से एक। संगीत रागे जी, बीच में नहीं। ऐसा है कि अस्पृश्य क्लास जो है वो गुप्त काल में हुआ है, अनुलोम प्रतिलोम विवाह में। अगर ऊपर के जाति की लड़की नीचे के जाति, आपको पता ही नहीं है कुछ, फिर आपको दिशा कहां से आया पता नहीं है। आप झूठ मत बोलिए, नहीं झूठ बोल रहे हो आप, झूठ बोल रहे हो आप, नहीं था झूठ आप बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे, सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे, ये लंपटता है कांग्रेस की। ये सुपारी बजा रहे हैं ईसाई मिशनरियों के इशारे पर। ये इस्लामी प्रचार करने वाले जो है ये जिहादी है, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, सीधा झूठ बोल रहे हैं। इनको क्षमा मांगना पड़ेगा इस बात पर। अतुल जी, यही लोग हैं जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को शूद्र कहकर उनका दूसरा राज्याभिषेक करने पर मजबूर किया था, उन्हें राजा मानने से मजबूर किया था। शूद्र अलग है, अस्पृश्य अलग है। और जो अनुलोम प्रतिलोम विवाह गुप्त काल में अस्पृश्यों की निर्माण हुआ है, अस्पृश्य निर्माण हुआ, और ये वही लोग है, वही विचारधारा है, वही विचारधारा है जो बार बार झूठ बोलती है, जो बार बार लोगों को भरगलाने की कोशिश करती है। तो फिर किसको झाड़ू लगाना पड़ता था शहर में आने से पहले, और शिवाजी महाराज शहर में जाना पड़ता था। बीजेपी ने करने वाला विचारधारा की बात है, ये विचारधारा ये आप हो, सूर्याजी पिसाल आप हो। चलिए ठीक है, सूर्याजी पिसाल शरद पवार का पूर्वज था, ये बाला साहब ठाकरे बोल कर गए हैं। कहता हूँ सबसे पहले संगीत रागी को मोहन भागवत की बात को पढ़ना चाहिए, जिन्होंने कहा कि 2000 साल तक हमने उनको इंसानों से बदतर जिंदगी दी है, अब कम से कम 200 साल के लिए तुम तैयार रहे। पढ़ लीजिए उनको। आप मेरी बात नहीं मानते तो आप मोहन भागवत की तो बात मानिए ना। 2000 साल में ये जो जिसकी बात है वो कम से कम उसमें यादव नहीं थे, कुर्मी नहीं थे, ये डोमिनेंट कास्ट नहीं थे। अरे मोहन जिन भागवत दलितों की बात आप मानते कि नहीं मानते? किसी की मानने और न मानने की बात नहीं, मैं पढ़ा लिखा आदमी बोल रहा हूं। आप मोहन भागवत की बात को नहीं मानते? अरे भाई, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हो क्या? आप कांग्रेस के प्रवक्ता है, आप इंडिपेंडेंट पत्रकार की तरह बात करो। मोहन भागवत जी की बात तो मानिए। अरे मेरे तर्कों को दोनों चुप होने का क्या लेंगे? प्रेम शुक्ला जी, सिर्फ 2 लाइन में कंक्लूजन। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास की हम बात करते हैं, और जातियों में बांटना, धर्मों में बांटना, गोत्रों में बांटना, जिसकी अपनी जाति नहीं हो, जातिवाद का जहर बोना, ये कांग्रेसियों का खेल है, और कांग्रेस के बगल बच्चे उस खेल में शामिल है। इसी के साथ इस कार्यक्रम का अंत करते हैं। फैसला जनता को करना है, अब इसके बाद महाराष्ट्र के ही चुनावों की बारी है। इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।